एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने दिव्या मल्होत्रा की अदालत में गए थे, तो शोर मच गया हाँ, था ना, जमानत मिल गई, जमानत, वो भी तब गुमराह करे थे। अब आप हाँ, मुझे बताइए कि ईडी को लेकर, गवाहों को लेकर, जो शरद रेड्डी की बात है या राघव मगुंटा की बात है, जिसको लेकर बड़ा उछाल रहे हैं, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है संजय सिंह ने या सौरभ भारद्वाज ने सर, उसको कैसे देखिए? उसमें तो सीधे सीधे वो ईडी पर आरोप लगा रहे हैं कि मार पिटाई करके, कान का पर्दा फाड़ के, जानबूझकर गवाही इस तरह से ली गई ताकि वो केजरीवाल का नाम ले, सारे झूठे गवाह हैं। इसको कैसे देखें, जबकि अदालत, दिल्ली हाईकोर्ट साफ साफ कह चुका है कि कैसे गवाही दर्ज होती है। तो इनकी स्टेटमेंट्स क्या कोर्ट की अवमानना के दायरे में नहीं आएंगी? नहीं, कोर्ट की अवमानना के दायरे में तो नहीं आती। कोर्ट की अवमानना का मतलब होता है कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोकना हम्म। और कोर्ट को बदनाम करना, हम्म। यानी कि कोर्ट की प्रतिष्ठा को समाप्त करना या उसको लोअर करना या फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग में बाधा पहुंचाना। ऐसा कोई इनमें केस मेंटेन नहीं होता। लेकिन मैं जो बात आपने पूरी नहीं करने दी, बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि ये जो बयान लिए गए हैं अप्रूवर के या बाकी के, ये हमारी अदालत में लिए गए हैं। तो अब आप कोर्ट की प्रतिष्ठा पर प्रश्न खड़े कर रहे हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा, उन्होंने कहा अब आप कोर्ट पर प्रश्न खड़े कर रहे हो क्योंकि बयान हमारे सामने हुआ है, और हमारे सामने बयान हुआ उसको भी आप कह रहे हो कि दबाव में बना दिया, प्रेशर से बना लिया, ऐसा कर लिया। अरे भाई, प्रेशर जो कुछ भी हुआ होगा वो हुआ होगा। मेरे सामने जो बयान हुआ उस बयान को तो मानोगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अप्रूवर पर या ये गवाहों पर जो प्रश्न खड़े कर रहे हो, इस पर प्रश्न आप गवाह पर या ईडी पे नहीं कर रहे हो, आप हम पर प्रश्न खड़ा अदालत। कर रहे हो। ये न्यायालय ने आज कहा है कि आप हाँ, हम पर अदालत पर प्रश्न खड़ा कलंक कर की रहे तरह है, बोला, हो। अदालत पर और कलंक की तरह है। हाँ, फिर भी इन्होंने मतलब ये सौरभ भारद्वाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले आए, मारा गया ऑन रिकॉर्ड। अरे ऑन रिकॉर्ड ही तो बात कर रही थी कोर्ट भी। जो कुछ भी कोर्ट ने बात करी वो रिकॉर्ड पे ही तो था, उसी पर तो रिप्लाई दिया है आपके रिकॉर्ड पर। तो क्यों गुमराह कर रहे हो देश भर को जबरदस्ती का? भाई ये समझिए कि ये ऐसी एक, मैंने आपको एक बार पूरा गणित बताया था कि कांग्रेस को पहली बार सत्ता में आने में 65 साल लगे थे। हम्म। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को सरकार में घुसने में पहली बार 27 साल लगे थे। दूसरी बार घुसने के लिए उनको 17 साल लगे, 20 साल लगे, और तीसरी बार 10 साल लगे, तब वो सरकार बना पाए। क्योंकि कैडर चाहिए होता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास संघ का कैडर है, आरएसएस का कैडर है, जो घर घर जाकर काम करते हैं, गली गली में शाखा लगाते हैं, हर घर में संपर्क होता है, हर घर में चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। उनके कैडर पर पार्टी खड़ी हुई, कांग्रेस आंदोलन के कैडर पर खड़ी हुई। बाकी प्रतिष्ठित तो ममता बनर्जी भी बड़े राज्य की मुख्यमंत्री हैं, मुलायम सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। इनका बेस कम है क्या? उत्तर प्रदेश खुद में एक मिनी देश है। संसार के बड़े देशों में 7वां 8वां नंबर आ जाएगा इसका पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये लोग पूरे पैन इंडिया नहीं फैल पाए, वो तमिलनाडु वाले वहां से नहीं निकल पाए, कर्नाटक वाले आगे नहीं बढ़ पाए, पंजाब वाले आगे नहीं बढ़ पाए, शिवसेना लेकिन ये बढ़ महाराष्ट्र गए। और आप कहते हो कि आप 2 करोड़ की दिल्ली, 2 करोड़ की, उसमें भी 50 लाख सेंट्रल के लोग। 2 करोड़ की दिल्ली में नई दिल्ली अलग, 2 करोड़ की दिल्ली में पुलिस केंद्र के पास, 2 करोड़ की दिल्ली में रिंग रोड केंद्र के पास, 2 करोड़ की दिल्ली में मेट्रो केंद्र के पास, डीडीए केंद्र के पास। आपको मच्छर मक्खी मारने का ठेका मिला है ये वोट के आधार पर। नाली, सड़क, पानी, नाली और बिजली पानी, इसका आपको ठेका मिला है। इसके आधार पर आप इतने उत्साहित हो गए कि आपको लगा कि हम मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ लेंगे, चले गए लड़ने। 2014 में चले गए थे। मैं वही कह रहा हूं, लगा कि भाई मोदी के पैरेलल खड़े हुए हैं, लड़ लेंगे और हो जाएगा। तो मतलब आपको अपनी स्थिति भी देखनी चाहिए कि मोदी जी का मतलब क्या है, कैडर है एक। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर बैठ जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ लेगी, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोड पर घूमे, घर घर संघ वाले जाते हैं, संपर्क करते हैं, वो भले ही वोट उनके लिए ना मांगते हो,
लेकिन वो राष्ट्र के नाम तो वोट कहते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके नाम दीजिए, जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा हो उसके लिए दीजिए। बिल्कुल। तो और वो उस कार्यकर्ता को 1 रुपया नहीं चाहिए होता है। आपको बता दूं, संघ का जो कार्यकर्ता है जब चुनाव में वोट मांगने के लिए या किसी के लिए संपर्क करने जाता है तो ऊपर से अगर कोई पैसा कैंडिडेट देना चाहता है तो वो वापस कर देता है, कहता नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं राष्ट्र के लिए काम करने वाला हूं, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूं। वो सारा कैडर वो बीजेपी वालों पे उनका होता है कितना खर्चा होगा, संघ वाले पे 1 रुपया खर्च नहीं होता। और 2 करोड़ स्वयंसेवक लगते हैं, ठीक। लेकिन और केजरीवाल ने तो कमाल किया 2 राज्यों में। और केजरीवाल को ये लगता नहीं, केजरीवाल 2 राज्यों में तो निगेटिव वोट पा गए ना, एक खालिस्तान का वोट पा गए और एक इधर दिल्ली में छोटे राज्य का वो जो जो बाहर का वो आता है व्यक्ति, वो उसका पा गए कि भाई उसको लगता है कि हमको बिजली पानी फ्री मिल जाएगा, मेरे तो 15,000 साल के बच रहे, हम घर में जाकर एक कमरा बना लेंगे। वो बाहर से आता है मोस्टली, तो इनको लग रहा कि ये हम सब कर लेंगे। तो अब पहले तो पैसा बाहर से आ जाता था, लेकिन एफसीआरए जब सही से इन्होंने कर दिया तो वो भी बंद हो गया। नहीं तो आजकल दुबई तो जाते नहीं चाय पीने के लिए, नहीं तो पहले दुबई जाते थे चाय पीने। आपको याद है दुबई में चाय पार्टी होती थी और पैसा आता था कि भाई इतना पैसा आ गया। अब वो हाँ, एफसीआरए लागू हो गया, हाँ। एफसीआरए के बाद बाहर से पैसा आ नहीं सकता, जो कुछ आएगा वो हवाला से आ जाएगा, तो वो भी नंबर 2 का हो जाएगा। और दूसरी बात, अब छोटी सी दिल्ली, 2 करोड़ की दिल्ली, उसमें 1.5 करोड़ दिल्ली वासी, 1.5 करोड़ में 50% की वोटिंग, 50% में से जो 50% वोटिंग हुई 75 लाख की, उस 50% में से भी 40% तुमको, हम्म। के आधार पर लगता है कि वो पूरा हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे। तो क्या क्या हो गया दिल्ली जल बोर्ड का, कल आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री का वो पढ़ा है रिपोर्ट, सुप्रीम पहले कोर्ट मुझे में। ये सर एक चीज मेरे को इसी मामले से कि अब ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो ये 21 तारीख की आधी रात को भी गए थे और फिर अगले दिन इन्होंने अपनी वो जो भी एप्लीकेशन थी वापस ले ली थी। अब ये दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इसी फैसले के खिलाफ, वहां पर क्या संभावना है भाई? वहां पर तो जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में जाएगा मामला, जो इस मामले की सुनवाई लगातार कर रहे हैं। है क्या कि उनको उस दिन लग रहा था कि नीचे एक रिस्क ले लो भाई, सीधा क्यों ऊपर लेने गए, तो नीचे रिस्क ले रहे थे, 2 बार रिस्क ले आए, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पहले उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सुन ले, अच्छा सुप्रीम कोर्ट उस दिन डिसमिस कर देता तो ये जो हंगामा नीचे वाले लोअर कोर्ट में कर दिया या ये फिर नहीं ये होता। हाई कोर्ट में कर, ये भी तो फिनिश हो जाता ना, इसका तो खेल ही खत्म हो जाता है। तो इनको लगा कि एक रिस्क यहाँ ले लेते हैं, बाद में वहां चलेंगे, तो अब वहां पहुंच गए। तो अब वहां लेकिन लेकिन कल दिल्ली जल बोर्ड का जो रिपोर्ट कार्ड आया है, 28,400 करोड़। करोड़, 28,400 करोड़, जिसमें ये कहा गया 5 साल से ऑडिट नहीं हुआ, 1,200 करोड़ रुपए साल का लॉस कर रहे हैं, 73,000 करोड़ रुपए का लोन है, 73,73,000 का लोन है दिल्ली की जल बोर्ड पर। जल बोर्ड। इनकम टैक्स में ये ऑडिट नहीं लगा रहे हैं, तो ये भी कहा गया कि इनकम टैक्स में ऑडिट ने और लोड आ जाएगा, इनकम टैक्स पेनल्टी लगा देगा, अभी वो भी हमारे ऊपर आएगा। क्योंकि आप सोचो 28,000 करोड़ का अगर हिसाब नहीं दोगे, कांग्रेस ने हिसाब नहीं दिया, वो चिल्ला रहे हैं कि मेरे जमा कर लिए 123 करोड़, और ये तो 28,000 करोड़ का मामला है। अभी इनकम टैक्स इसमें कह देगा 10,000 करोड़ जमा करो, फिर बात करेंगे। कहां जाएंगे ये, क्या करेंगे, और लोड आ जाएगा। और फिर बड़े बड़े वकील खड़े करेंगे, वो पैसा सरकार जनता का पैसा है, बड़े बड़े वकीलों में खर्च कर देंगे और नतीजा वही निकलना कि ऑडिट तो करवाना ही पड़ेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी सीजीआई के सामने, उस रिपोर्ट में उन्होंने पूरा एस्टीमेट एस्टीमेट और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इसका इतना बड़ा गैप दिखाया है, और ऑडिट किया नहीं तो यही नहीं पता लगा पैसा कहां गया। इधर उधर डाइवर्ट हो गया ना, वो शीश महल भी तो बना है। हाँ नहीं, वो भी तो निकला ही, हाँ वही मतलब है, वो डाइवर्ट होके कहां कहां खर्च हो गया कुछ पता नहीं। अब दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला आ ही गया है, 10 करोड़ की ईडी ने प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी जब्त करने जा रही है वो। ये आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी में क्या क्या जब्त हो सकता है? ये जो राउस एवेन्यू कोर्ट में इन्होंने अपना दफ्तर खोला था वो भी जब्त हो सकता है? नहीं वो तो पहले ही चला गया, वो तो राउस दिल्ली एवेन्यू हाई कोर्ट कोर्ट। का दफ्तर वो तो कब्जा था जबरदस्ती का। तो वो तो और क्या क्या हो सकता है? इन्होंने कब्जा कर लिया ना, तो वो तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इसको खाली करो, नहीं हम तोड़वा देंगे, तो वो तो मजबूरी में खाली किया बेचारों ने।
तो और बाकी क्या बाकी जो बचा? प्रॉपर्टियां बनाई होंगी ना, कुछ कारें होंगी, कुछ दफ्तर अलग से बनाए होंगे, कुछ प्रॉपर्टियां बनाई होंगी, जो भी होगा, और कुछ कार्यकर्ताओं के पास होगा, वो भी सब जब्त होगा ना। तो इनका जल बोर्ड का ये हो गया। और उसका आपने मेडिकल वाला देखा ही तो, सौरभ भारद्वाज को कैसा लटकाया। हाँ, सुप्रीम हाई लैब्स कोर्ट जो बना रहा हाई था। कोर्ट उस दिन कह रहा था कि तुम्हारा क्या करना है, हमें ये बताओ। ठीक, तो ये दवा फ्री कर रहे थे, उसमें घोटाला, ये हम्म। पानी फ्री किया, उसमें घोटाला। मतलब आप घोटाले के मामले में कहां तक जाओगे। अब वक्फ हम्म। आपके पास था, आपने वक्फ की प्रॉपर्टी बेच ली। हम्म। पहले तो केस था वक्फ की भर्ती करने का, कि वक्फ में आपने भर्ती कर ली जबरदस्ती। और फिर केस था कि आपने जबरदस्ती केंद्र सरकार की प्रॉपर्टियां कब्जा करके और उसमें वक्फ घोषित कर दिया। वो वो कांग्रेस और ये दोनों ने ऐसा किया। और हम्म। अब जो ईडी ने नया सम्मन भेजा है अमातुल्ला को आज, वो इस बात का भेजा है कि आपने प्रॉपर्टियां ही बेच ली वक्फ की। ये अमातुल्ला अल्लाह के सामने भी कभी हाजिर होगा कि नहीं होगा, कि हूरों के पास ही सीधा जाएगा अल्लाह के बिना हिसाब के। अरे भाई, मुसलमान कोई प्रॉपर्टी वक्फ को देता है तो ये सोच के देता है मेरे बच्चे उसको नहीं संभाल पाएंगे, अल्लाह के काम में हो सकता है मेरे बच्चों को ये लगे कि ये अबू छोड़ गए हैं, इसका इस्तेमाल कर लें, इसलिए वो वक्फ को देता है और कहता है कि तुम इसको संभाल लोगे अल्लाह के लिए। अपने बच्चों को वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं देता। वक्फ और अल इन्होंने औलाद बहुत मुश्किल से बनाता है, सार्वजनिक वक्फ बनाता है, वक्फ बोर्ड को देता है, कहता है ये संभाल लेंगे। और वो अमातुल्ला उस वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टी आई अल्लाह के नाम, उसको बेच दिया। उसको ही बेच दिया, अल्लाह का घर बेचा है। तो कट्टर और ईमानदार सीएम के सबसे बड़े चेले हैं ना सर। और भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको नहीं मालूम है पढ़े लिखे लोग हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, अब देखो क्या कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोगों ने ऑडिट नहीं होने दिया। पढ़े लिखे लोगों ने बजट एस्टीमेट और एक्सपेंडिचर दोनों में फर्क है। पढ़े लिखे लोग 38 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, 14 करोड़ में काम करवाते हैं और बीच का खा जाते हैं। इतने पढ़े लिखे हैं, आप देखो आपको मिलेंगे ऐसे कहीं पढ़े लिखे कि 14 करोड़ में काम हो जाए और 38 करोड़ रुपए का टेंडर हो, और टेंडर कर दिया जाए अपने आदमी को और वो किसी को सबलेट करे, वो 14 बताइए। करोड़ में काम कर दे जिसको उसने दिया, और बीच में 24 करोड़ अपना। मतलब चुनावी आपको फंड। ऐसे पढ़े लिखे लोग कहां मिलेंगे, अपने देश में तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो ये जो अमातुल्ला वाला मामला है, ये तो इनके मुस्लिम वोट बैंक पर भी फर्क डालेगा हम्म। कि भाई इनसे इनके बिहार पर सीधी सी बात है कि सोचा जाएगा कि कांग्रेस ज्यादा अच्छी थी क्योंकि वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी तो नहीं बेच रहे थे। ये तो तुष्टीकरण कर रहे हैं और प्रॉपर्टी बेच रहे हैं।